तो हाय बच्चा भारती, लेट्स टॉक अबाउट कंपाइलर्स टुडे नाउ। ओके, सो कंपाइलर्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिसे आप अगर समझ लेंगे तो ये सब थ्योरी पार्ट जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो इजी रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक, एक तो ह्यूमन लैंग्वेज हो गई, ये हमारी होगी ह्यूमन लैंग्वेज, ये हमारी होगी मशीन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये समझ गए। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, जो है हमारी ह्यूमन, मतलब कुछ इंग्लिश के सिंटैक्स वगैरह, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारी आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। और अगर मैं बात करूं कि हमारी मशीन लैंग्वेज क्या है, फिर ये है जीरोस एंड वंस का कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो हमारा मशीन सिर्फ वही समझता है, मतलब जीरो या वन, इसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो अब प्रॉब्लम है कि हम मशीन की लैंग्वेज खुद कैसे समझे और अपनी लैंग्वेज मशीन को कैसे समझाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं कंपाइलर्स। अब ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं हम इसको आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो हम यहाँ पर अब स्टडी करते हैं, जो हमने लिखा है उसके साथ साथ हम चीजें समझ भी पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। ओके, सो कंपाइलर्स को हम अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट समझ चुके हैं अब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम अपने मॉडर्न कंप्यूटर्स, मॉडर्न सिस्टम्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्टली पीपल, जो हम इतनी फैसिलिटी इतने इजीली हम एवरीबडी इज एबल टू डू दिस, दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस। व्हाट आई मीन इज दैट कि जो मशीन लैंग्वेज है वो उसमें कोडिंग करना इज नॉट इजी। हर लेटर के लिए, हर वर्ड के लिए, हर नंबर के लिए एक उसको कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन जो है उसको असाइन किया गया है। ये सब चीज़ें बहुत डीप में है, मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ। आप इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो इट मीन्स यू हैव कम थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज if we look back the early computer systems that were developed। अगर हम बहुत ही अर्ली स्टेज में जाएं जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम डेवलप्ड हुए थे, जब ये इन सब चीज़ों को बनाया गया था, उस टाइम के जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे बहुत ही बड़े साइजेस के थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हार्डवेयर। मतलब वो बहुत ही बड़े साइज के थे, इसलिए उनको रखने के लिए भी हमें ज़्यादा स्पेस की नीड थी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात है कि सेकंड चैलेंज, जो इसको मेन चैलेंज भी कहा जाता है, वो है कि रख तो लिया। अब मेन यहाँ पर पार्ट आता है कि उसमें कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन मीन्स अपने प्रोग्राम्स को जो राइट करना, अपना जो वर्क करवाना है, जो भी व्हाटएवर है, उसे हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। अब ये है बहुत डिफिकल्ट टास्क, हर कोई इसे कर नहीं सकता। यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आती थी। अगर हम इस अप्रोच से चले कि लोगों को मशीन लेवल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है कितने लोग सीख पाएंगे इसे? इट्स नॉट दैट इजी। Very minor people are there that can code in machine level language. Very, maybe I think 2 to 3% maybe. Okay, so let's go to the next point, that is, so we already know that the computer only understands the binary, that is 0 and 1. So we need to write a program which is meaningful to the computer in terms of 0 and 1s. This task is difficult to do because if we want to write even a 10 or 12 lines of program in binary zeros and ones, it's not easy. वही चीज मैंने जो आपको समझाई अभी, कि ये टास्क इजी ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। कहना जितना डिफिकल्ट वर्ड को हम यूज कर रहे हैं ना, उसके मतलब से भी ज्यादा डिफिकल्ट है ये। सो दिस वाज द प्रॉब्लम्स विद द अर्ली जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, अब और क्या, अब हमें कुछ ऐसा चाहिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ट्रांसलेशन करे। प्रोसेस क्या है उसका?
ऐसा प्रोग्राम जो कि ह्यूमन बींग्स भी अंडरस्टैंड कर पाए, और कुछ ऐसा जो जिसे हम ट्रांसलेट करके अपने कंप्यूटर को भी समझा पाए। और ऐसा करना एक बहुत ही बड़ा अपने आप में चैलेंज था। तो पहले टाइम में तो ये सब चीजें जो है वो मैनुअल मेथड से, मतलब बाय हैंड होती थी, कि हर कोड जो है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। तो हम कुछ ट्रांसलेशंस करके अपने हैंड से उसे मशीन को समझाते थे, बट ये है बहुत डिफिकल्ट। तो स्लोली स्लोली इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई गई, सिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ, और आज इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आज हम जो भी राइट कर रहे हैं वो सब चीजें जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और हमें इसके लिए लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि मशीन लैंग्वेज को समझना, उसे करना, उसमें कोडिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो हमें पता भी नहीं है सब चीजें हो कैसे रही है। इट्स नाउ दैट इजी, so it is not directly understood by the computer. So here we need translation that are involved in the process. It means कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो मशीन को भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम एक ऐसी चीज का यूज करते हैं, एक ऐसी ट्रांसलेशन का यूज करते हैं जो ये सब चीजें हमारी मशीन को समझा सके। ओके, so this translation is the essential part that we have in compilers. तो हमारे compilers में ये translation जो है एक essential part है जिससे हम ये सब वर्क कर पाते हैं। और compilers makes users computing requirements specified as a piece of program understandable by to the underlying machine. So when we write a program, hopefully it can be syntactically correct, which means grammatically correct and okay। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम लिखा वॉट एवर, कुछ वो 2-3 लाइंस का प्रोग्राम है। अब वो ये जो प्रोग्राम है वो सिंटेक्स के थ्रू करेक्ट होगा या फिर सिमेंटिक के थ्रू करेक्ट होगा, ये सब चीजें चेक करेगा हमारा कंपाइलर और फिर इसे आगे भेजेगा। मैं जो कह रही हूँ आपको थोड़ा समझ नहीं लग रहा हो शायद, बट स्टे विद मी, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन फ्यू मिनट्स। मैं कहना चाह रही हूँ अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम लिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने रूट को फाइंड करना है, ठीक है। वंस आई राइट द प्रॉब्लम इन एनी लैंग्वेज, मैंने कुछ भी लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल सी में या C++ में कुछ भी ऐसे लिखा, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स मैं राइटिंग करते वक्त कर सकती हूँ। जैसे मैंने कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम कर दी, या फिर मैंने कोई कुछ अलग ही सेंस में कुछ कोड बना दिया जो हमारा कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है, तो मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर सकती हूँ। तो हमारा कंपाइलर इसमें हेल्प करता है कि वो हमारे कोड को चेक करेगा और उसमें अगर तो कोई ग्रामेटिकल एरर है या फिर कोई सिमेंटिक एरर है वो उसे फाइंड करेगा। गेटिंग? अब अच्छा एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ, अगर हमें कोई स्टेटमेंट लिखी है और लाइक सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन के साथ ही एंड होती है, इसके बिना नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। और यहाँ पर अगर मैं ये सेमीकोलन लगाना भूल जाती हूँ तो ये सिंटेक्स एरर है, और ये मुझे कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो करके देगा दैट इट इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। दैट इज, एंड सेकंड इज कि maybe we are using a variable which is not defined and machine does not know what to interpret for this particular variable. So the type of operation we are trying to do and on the variable is not well defined. What I mean is here is कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बनाया अपना, ठीक है, int x कि मेरा इंटीजर है और x की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देती हूँ कुछ 9.5। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा x है वो तो है इंटीजर, बट
ये यहाँ पर 9.5, ये तो मेरा इंटीजर नहीं है, और मैं एक नॉन इंटीजर वैल्यू को एक एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर रही हूँ। तो यहाँ ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है सिंथेटिक प्रॉब्लम, सॉरी, semantic problem. Yes, this is a semantic problem. So now here our compiler will not throw error but give us the warning. I'll explain what the difference between error messages and the warnings. Compiler do this job. In further videos, I'll explain that. Okay, let's continue from this. I hope you got this point also. Semantic error क्या होता है कि जब हम कोई वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जब मैं उसे स्पेसिफाई नहीं कर रही, डिफाइन नहीं कर रही, और मेरी मशीन को समझ में नहीं आ रहा कि उसका कैसे यूज करना है, उसे उसका क्या मतलब क्या बन रहा है, तो वो हमें एक सिमेंटिक एरर थ्रो करता है जो एक वार्निंग के थ्रू आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, so it is a compiler job to catch both types of errors if it's a syntactic error or semantic error. So when the user has specified the requirements, then we need to analyze the requirements are properly syntactically and clearly specified or not. ये कंपाइलर की ड्यूटी है ये सब चीजें, और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले ही कि व्हेन एवरीथिंग इज ऑलराइट देन ओनली द कंपाइलर विल डू द ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जितनी इजी लग रही है उतनी इजी है नहीं, ये हम बाद में समझेंगे। और हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया ऑलमोस्ट, कंपाइलर कैसे, क्या क्या सब चीजें हैं। तो एक कंक्लूजन यहाँ पर ये निकल रहा है कि कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि हमारे सोर्स लैंग्वेज, सोर्स कोड को, सोर्स कोड क्या है? जो भी हमारा प्रोग्राम है, हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सी में, सी प्लस प्लस, वो हमारा सोर्स कोड होता है। उसे जब वो किस में करता है कन्वर्ट, एक टारगेट लैंग्वेज प्रोग्राम में, बेसिकली मशीन, जरूरी नहीं है कि मशीन लैंग्वेज, सॉरी, मशीन लैंग्वेज में ही हो, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो या, आई होप यू गॉट इट। अब सोर्स लैंग्वेजेस हम किस किस में लिख सकते हैं? सी में, सी प्लस प्लस में, जावा एक्सेट्रा। टारगेट लैंग्वेज हम समझा चुके हैं पहले। अब इसके आगे है, इसलिए आप दोनों ध्यान से समझना। ओके, it also validates the input program to conform to the source language on specification, sorry। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जो है हमारा, वो चेक करता है कि जो हमने कोड राइट किया है वो स्पेसिफाइड रूल्स, सिंटैक्स के रूल्स, सिमेंटिक रूल्स, इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कहीं कोई एरर तो नहीं, कहीं कोई वार्निंग तो नहीं चाहिए, कहीं कुछ किसी चीज का मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ किसी चीज का मतलब ही नहीं बन रहा और हमने राइट कर दी हो, ये सब चीजें। ओके, I have already explained this part, syntax and semantic error checking. ये डायग्राम यहाँ पर समझो इस बात को। देखो, ये हमारा कंपाइलर, इसमें हमने अपने सोर्स कोड प्रोवाइड किया और वो यहाँ पर चेकिंग कर रहा है कि कहीं कोई एरर तो नहीं। एरर कहाँ पर आता है हमारा? जब हमारा कोई सिंटेक्स एरर हो। ठीक है, अब वार्निंग किस में आएंगी? जब कोई सिमेंटिक एरर हो। ठीक है, और अब कोई एरर है तो हमारा कोड नहीं चलेगा, वहीं पर वो बंद कर देगा चलना। बट अगर वार्निंग है वो चलेगा, बट हमें वार्निंग देगा। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वार्निंग्स है, अगर हम इग्नोर कर देते हैं, कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है उन वार्निंग्स को वहीं पर समझकर वहीं पर उनको ठीक किया जाए। ठीक, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टारगेट प्रोग्राम।
इसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पर एक और बात समझने की जरूरत है जो कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो, हाँ, दिस पार्ट, ट्रांसलेटर। जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जब उसे कन्वर्ट किया जाता है, मेरी ट्रांसलेशन की जाती है, ठीक है, तब उसकी ट्रांसलेशन होती है किसी भी मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, तब दो तरीके से होती है, या तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू या फिर कंपाइलर के जैसे। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हमारी सोर्स कोड है उसकी लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है, और जो हमारा कंपाइलर होता है, वो सारी फाइल को लाइन बाय लाइन चेक नहीं करेगा, बल्कि सारी फाइल को एक साथ चेक करके हमें कोई भी आउटपुट या जो भी चीजें हैं वो करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। जैसे इंटरप्रेटर अगर मैं बोलूँ, इसका एग्जांपल है पाइथन। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आपने अगर सुना भी होगा तो। और हमारे पास सेकेंड है कंपाइलर। कंपाइलर लैंग्वेज हमारी जैसे कि सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, ये सारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस है। आई होप यू गॉट इट। दिस इज बेसिकली कंपाइलर इनपुट आउटपुट डायग्राम जो मैंने पहले समझा चुकी हूँ। ओके, दिस इज द ओवरऑल कंपाइलेशन प्रोसेस। कौन सा? ये वाला, ओके। एंड या ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोड कोई वायलेट कर देता है रूल प्रोग्राम के अंदर, तो ये एरर मैसेज करेगा। अगर कोई लेस क्रिटिकल वायलेशन है तो वो सिंपल एक वार्निंग मैसेज दे देता है, कोई वहां पर एरर नहीं होता, हमारा कोड चल पड़ेगा बट एक वार्निंग आएगी। ओके, अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं। इन अर्ली कंप्यूटर सिस्टम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर वाज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। The program were earlier written in assembly language, which were directly translated into machine code by hand and then fed to computers. Basically यहाँ पर जो हमारे अर्ली कंप्यूटर्स होते थे उनमें हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती थी। सॉरी, हाँ, यही, हमारे पास वहां पर कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि हमारे पास थी एक असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? अगर इसके बारे में आपको पता है देन गुड एंड वेल, अगर नहीं देन आई लेट यू नो। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी, मूव, ऐसे इंस्ट्रक्शंस, हमें अपना सब चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना पड़ता था, ये सब हमें छोटी छोटी बातें इन्हें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी कि क्या चीज किस में, किस रजिस्टर में स्टोर होगी, ये सब चीजें इन डीप में। तो वो इजीली हमारा मशीन कोड में ट्रांसलेटेड हो जाता था, बट ये चीज थी थोड़ी सी मुश्किल। तो नेक्स्ट है, प्रोग्राम साइजेस वर आल्सो स्मॉल टू बी हैंडल्ड। जब हमारे ये सिस्टम चलता था कि हमें असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करनी है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जो प्रोग्राम्स होते थे उस टाइम पर बहुत छोटे छोटे होते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम की। So compiler design was actually started with the language Fortran in 1950। 1915 में एक लैंग्वेज थी फॉर्टन नाम की, जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्टन जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। सो दे फर्स्ट टाइम डिजाइन्ड अ कंपाइलर फॉर फॉर्टन लैंग्वेज। इतना ज्यादा वो नहीं था कि सब चीजें बहुत आराम से, एक बहुत ही बेसिक लेवल का था, एडवांस नहीं था, स्लो था, बट फर्स्ट टाइम जो था वो इस लैंग्वेज के साथ है। इसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं, जैसे लिस्प होगी इसके साथ। तो many tools have been developed for compiler design automation। यहाँ पर हमारा ये सब टॉपिक समझ में आ जाता है हमें, यही पे टॉपिक हमारा